अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम हाउस में ये मुलाकात हुई है। सीएम धामी उत्तरकाशी का टनल ऑपरेशन पूरा करने के बाद दिल्ली पहुंचे थे और पीएम मोदी को पूरे ऑपरेशन की जानकारी भी दी। इस दौरान ऑपरेशन सिलक्यारा से संबंधित एक तस्वीर भी सीएम धामी ने भेंट की। पीएम मोदी के साथ उत्तरकाशी टनल को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी देहरादून की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी को पिथौरागढ़ के गंगोली हाट स्थित हाट कालिका मंदिर की भी एक मूर्ति भेंट की। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात हो सकती है और माना जा रहा है कि यूसीसी को लेकर कोई बातचीत यहां पर हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम धामी की मुलाकात हो सकती है। उत्तरकाशी में अंकिता भंडारी जैसा मामला सामने आने के बाद दूसरे दिन भी खासा बवाल हुआ और लोगों ने हंगामा किया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद देर शाम पुलिस ने हत्या यानी कि धारा के 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है। यहां एक रिजॉर्ट में 18 साल की लड़की की संदिग्ध मौत हो गई थी। आज जिला अस्पताल पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने नारेबाजी की और शव को उठाने से इनकार कर दिया। इस दौरान प्रशासन के लोग परिजनों को समझाने की कोशिश करने लग गए, लेकिन परिजनों और ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ सख्त का एक्शन की मांग कर रहे हैं। वहीं इलाके के लोगों ने फिर से कहा कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई। इसके साथ ही परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होने तक अस्पताल से शव उठाने से इनकार कर दिया है। की बेटी मर रही बा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कहाँ से बचाएं? बेटी को पढ़ा रहे लिखा रहे, बाहर भेज रहे तो बाहर भेजने में डर रहे लोग। हाँ, बाहर भेज रहे लड़कियों को तो लड़की की हत्या हो रही। फिर हाँ, इस राक्षसों को हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी बेटी के साथ न्याय नहीं होगा। रिजॉर्ट के ही नाम से हम सब लोगों को पता है और वो कफनौल में है। वैसे वहाँ पर कई दूसरी बात यह है कि बोल रहे हैं डॉक्टर साहब का अभी जो पीएम रिपोर्ट आई थी हम भी उसमें थे, कह रहे हैं कि शरीर पर और कोई भी निशान नहीं है। क्यों नहीं है? हाथ में कलाई में निशान है। क्या हैंगिंग से जिसकी डेथ होती है क्या उसके हाथों में निशान होते हैं? आप लोग बोलिए। ये पूरा जो मामला है संदिग्ध है और हमें जो ये अमृता लड़की है हमें इसके लिए न्याय चाहिए। हम चाह रहे हैं कि जो अंकिता के साथ हुआ वो अमृता के साथ ना हो। जो असली दोषी है उसका पता लगे, हम उसको चाहते हैं। और जब तक ये नहीं हुआ तब तक हम चाहे यहाँ महीनों लग जाए। हमारी तरफ से तो लड़की वैसे भी मर गई, हमारी तरफ से तो लड़की वैसे भी मर गई। और हम ये चाहते हैं कि मतलब कि उस फैमिली के, यदि उस फैमिली में मानवता होती कहीं तो एक मेंबर तो आता इस परिवार को ध्यान संभालने। ये तो कोई बात नहीं बनी। कोटद्वार में बीजेपी विधायक दिलीप रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक दिलीप रावत अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे अधिकारी के पास पहुंचे हैं और इस पर भड़क उठते हैं। वहीं विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विधायक दिलीप रावत ने सफाई दी। विधायक ने परिवहन अधिकारी पर गाड़ियों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। विधायक का ये भी कहना है कि उन्हें अवैध वसूली की शिकायत मिली थी और जब वो मौके पर पहुंचे तो अधिकारियों ने उनसे अभद्रता की। विधायक दिलीप रावत ने यह भी कहा कि परिवहन अधिकारी के घर कोटद्वार में ही है और नियम के मुताबिक सरकारी सेवक को होम पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। विधायक ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ शिवली का मेला चल रहा है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग भक्त हैं उन्होंने आपत्ति करी, ये उनके साथ अभद्रता पर कर उठा, अभद्रता करने लग गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे शिकायत करी, हमने बोला तो वो फिर हमसे भी अभद्रता करने लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभद्रता करेगा, अवैध वसूली करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति। शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद देहरादून के काबुल हाउस पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चला। देहरादून जिला प्रशासन ने काबुल हाउस में अवैध रूप से रहने वाले 15 मकानों को खाली करवाकर आज सभी मकानों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया। लंबे वक्त से काबुल हाउस पर अवैध रूप से अतिक्रमणकारी रह रहे थे। इनको कोर्ट के आदेश के बाद खाली करवाया गया। काबुल हाउस साल 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान ने बनाया था।
भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद याकूब के वंशज पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद काबुल हाउस में फर्जी दस्तावेज को तैयार कर कई लोगों ने अपने होने का दावा किया था। लंबे समय से काबुल हाउस की जमीन खाली करवाने को लेकर मामला कोर्ट में लंबित था, जिस पर फैसला आने के बाद प्रशासन ने काबुल हाउस को पहले खाली करवाया और अब सभी मकानों को जमींदोज कर दिया। ये अभी क्योंकि अब क्लियर हो गया है और उसमें कुछ पोर्शन है जिसमें जो पोर्शन है वो हमने खाली कर दिया है। अब इसमें आगे प्रपोजल भेजा जाएगा कि इस पे आगे क्या करना है। जोशीमठ में लगातार जियो टेक्निकल सर्वे की जारी है। 60 मीटर से ज्यादा जमीन के अंदर ड्रिलिंग की जा चुकी है और जमीन के अंदर सर्वे के दौरान बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर निकल रहे हैं। जियो टेक्निकल सर्वे कर रही है कंपनी के भूवैज्ञानिकों का कहना है कि नगर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि धरातल के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं और उनकी मजबूती भी काफी है। ऐसे में केवल सुरक्षात्मक कार्य करके जोशीमठ को और सुरक्षित किया जा सकता है। हल्द्वानी में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन किया। इसमें हिस्सा लेने के लिए कुमाऊं भर से पार्टी के जुड़े जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा ज्यादा रही। दरअसल इस कार्यक्रम के लिए कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG को चुना गया था, लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को ये रास नहीं आया। स्टूडेंट्स ने पेपर्स के बीच कॉलेज कैंपस में राजनीति के कार्यक्रम का विरोध कर डाला। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों और मतदाताओं का पार्टी से जोड़ने का बड़ा लक्ष्य तय किया है और इस लक्ष्य को छूने का जिम्मा पार्टी ने अपने ऐसे प्रतिनिधियों को दिया है जो कि समाज की प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी लक्ष्य के तहत शनिवार को हल्द्वानी में बीजेपी ने सूचित जाति के अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन किया। इसमें हिस्सा लेने के लिए कुमाऊं भर से पार्टी के जुड़े जनप्रतिनिधि पहुंचे। अधिक बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति का जो समाज है भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसका झुकाव आगामी लोकसभा चुनाव में उसका हमको निश्चित लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ तब मिलेगा जब गरीब तक सरकार की योजना में पहुंचा सको, जिसके कार्यक्रम तय किए। उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 और 9 दिसंबर को होगा। देश के बड़े शहरों और विदेशी दौरों के बाद 2 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं और सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के बाद अब सरकार का पूरा फोकस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने पर है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और तैयारी है 8-9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट की। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लंदन, अबू धाबी और दुबई के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। देश दुनिया के कारोबारियों की मेजबानी में सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, जबकि समिट के मुख्य अतिथि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरोसा है कि अगले हफ्ते होने वाली समिट भविष्य के नए दरवाजे खोलेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जो लोगों ने एक निवेश के लिए बड़ा आकर्षण दिखाया है, आने की बड़ी इच्छा व्यक्त करी है, तो हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और एक बड़ा निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे काम धंधे बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, राज्य की जो आर्थिकी है वो भी बढ़ेगी। इन्वेस्टर समिट से पहले अब तक 2 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं, पर असल चुनौती बिजनेस को जमीन पर उतारने की है और ये चैलेंज मुख्यमंत्री के साथ सरकार के मंत्री और विधायकों के लिए भी है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक अच्छा निवेश हम इस प्रदेश में ला पाएंगे, जो प्रदेश की उन्नति में एक मील का पत्थर होगा और वहीं हजारों लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा। जो इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रही है उसमें हम सबको पूरे उत्तराखंड के लिए एक न एक भविष्य है, उससे कुछ ना कुछ रोजगार के साधन खुलेंगे
और सभी मंत्रीगण, सभी विधायक लोग और इवन दो पूरे संगठन के लोग इस जो इन्वेस्टर समिट है उसकी इंतजार कर रहे हैं। कारोबारियों के ग्रैंड वेलकम के लिए उत्तराखंड तैयार है और दिल्ली से लेकर देहरादून तक बीजेपी सरकार संगठन समिट से पहले काम को अंजाम देने में जुटे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सैन्यधाम अब दिसंबर या जनवरी में बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। शनिवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर काम का निरीक्षण किया और अफसरों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैन्यधाम का काम 25 फरवरी तक पूरा करने की डेडलाइन दी गई है। देखिए, हम किसी भी सूरत में, क्योंकि अभी जो बारीक काम है, अगर आपने देखा होगा, मैं अभी मंदिर के अंदर गया था, तो जो फिनिशिंग वर्क होता है उसमें थोड़ा घर भी आप बनाते हैं तो फिनिशिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने इनको डेडलाइन दी है कि फरवरी एंड में किसी भी सूरत में 25 फरवरी तक इसको बनाकर हम जनता को समर्पित करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बीएसपी आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती, पर इस बार बीएसपी मंगलौर उपचुनाव लड़ने के मूड में है। ये सीट बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई है और फिलहाल यूपी और उत्तराखंड में बीएसपी के एक विधायक हैं, पर उत्तराखंड में बीएसपी 2 का आंकड़ा कायम रखना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा। बीएसपी मुस्लिम बहुल मंगलौर सीट पर अपना दावा कायम रखना चाहती है और इसीलिए कभी उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बीएसपी ने उत्तराखंड की सीट पर उपचुनाव लड़ने का मन बनाया है। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक तो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बीएसपी के 2 विधायक चुनाव जीते, पर सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद दोनों राज्यों में एक विधायक भी बचा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले उपचुनाव को न लड़कर बीएसपी कमजोर मैसेज नहीं देना चाहती। लक्सर से बीएसपी विधायक शहजाद के मुताबिक सरवत करीम अंसारी के परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, पर फाइनल फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की सीटें और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में हार जीत होती रही है। हम बहुत अच्छा चुनाव उस परिवार को लड़ाने का काम करें। बाकी निर्णय तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। राज्य बनने के बाद मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती। हालांकि कुछ वक्त पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरवत करीम अंसारी के घर पहुंचकर दरवाजे खुले होने की बात कही थी। लेकिन अब जबकि बीएसपी उपचुनाव लड़ने को तैयार दिख रही है, तो क्या बीजेपी का मंगलौर में जीत का सपना अधूरा रह जाएगा? इसलिए वही भी मैदान में आए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मंगलौर विधानसभा से चुनाव फाइट करेगा और जीतेंगे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यों पर और अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि काजी निजामुद्दीन जी इस चुनाव को भारी अंतर से जीते और निश्चित ही कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। और जो माहौल वहाँ चुनाव के ठीक 15 दिन बाद से देखने को मिल रहा था, लोग चाह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन आए और उनका प्रतिनिधित्व करें। साफ है, बीजेपी बार बार हार के बावजूद मंगलौर उपचुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन बीएसपी की तरफ से पहली बार उपचुनाव लड़ने की बात ने कांग्रेस और बीजेपी की प्लानिंग पर कई सवाल खड़े कर दिए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून के करणपुर इलाके से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और राजपुर विधायक खजान दास ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया। देश भर में निकाली जा रही इस यात्रा का मकसद सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, जो प्रदेश में भी कई इलाकों से निकली है। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे और ये नतीजे उत्तराखंड के भी कई नेताओं का भविष्य तय करेंगे। खासतौर पर जो प्रभारी का जिम्मा संभालने के साथ साथ स्टार प्रचारक रहे, उनके नतीजों पर खास नजर है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे बस आने ही वाले हैं। ऐसे में जहां इन राज्यों के प्रत्याशियों की साख और करियर दांव पर है, तो उत्तराखंड में भी कई नेताओं के लिए चुनाव नतीजे खास होने वाले हैं। बीजेपी के सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, खजान दास जैसे कई नेताओं की 5 राज्यों में ड्यूटी लगी और अब ये देखना होगा कि किस नेता की मौजूदगी कितना प्रभाव छोड़ पाई। इस प्रकार परिवार में कोई शादी विवाह कोई काम होता है तो सारे जुटते हैं, बाहर से भी आते हैं। उसी प्रकार हमारे लिए चुनाव उसी तरह के उत्सव का है, तो हम सब एक दूसरे के प्रदेश में जाकर के उनका सहयोग करते हैं। इसका कोई भविष्य और वर्तमान से संबंध नहीं। इसी तरह कांग्रेस ने गणेश गोदियार, प्रीतम सिंह जैसे नेताओं को चुनावी राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी दी थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष का साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी जल्द तय करेंगे। की बात है कि सबसे छोटा राज्य है उत्तराखंड, उसके बावजूद भी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे राज्य के लोगों को मिली हैं और इन चुनावों के नतीजों का असर 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगा, इसलिए हम लोग काफी उत्साहित हैं। प्रदेश के कई नेता चुनावी राज्यों में लंबे प्रवास पर रहे और जी तोड़ मेहनत भी की। ऐसे में अब उनकी परफॉर्मेंस दिखने का वक्त आ गया है, क्योंकि चुनावी नतीजों का असर उनके आगे के करियर पर भी पड़ने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बोर्ड मीटिंग की गई। इस दौरान करीब 44 करोड़ का बजट पास किया गया। देहरादून की डीएम सोनिका ने संभाला नगर निगम के प्रशासक का काम। कैंप ऑफिस में ही लिया प्रशासक का चार्ज। नगर आयुक्त के पद पर गौरव कुमार की नियुक्ति का जारी हुआ आदेश। बागेश्वर में शनिवार को डीएम अनुराधा पाल ने प्रशासक के तौर पर नगर पालिका का जिम्मा संभाला। डीएम ने नगर पालिका के सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करने की बात कही। रुद्रप्रयाग में अब जिले के शासकीय काम मॉडर्न प्रशासनिक भवन में किए जाएंगे। डीएम ने भवन का शुभारंभ किया। टिहरी में सरकारी आवासों में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है और अब नोटिस के बाद आवासों को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर पुलिस टीम ने कलियासौड़ के पास चेकिंग के दौरान एक आरोपी से 180 ग्राम अवैध चरस बरामद की। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। चमोली के ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने खाद्यान्न पहुंचाना शुरू कर दिया है ताकि बर्फबारी ज्यादा होने के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े। टिहरी एसडीएम ने नई टिहरी और चंबा नगर पालिका के प्रशासक का कार्यभार संभाला। इसके साथ ही एसडीएम ने बौराड़ी रैन बसेरे का निरीक्षण भी किया। हरिद्वार में जिला पंचायत कार्यालय में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायत प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं सुनी। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चक्रात में उत्तराखंड अधिसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। स्कूल की छात्राओं से बात की।